Hello, everybody. Good evening जी। की हाल चाल? अटेंडेंस कम कैसे है आज? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में क्या सीखा था? वेबिनार्स मास्टरी हो गया था हमारा। सेलिंग पे बात चल रही थी कि बायर साइकोलॉजी लास्ट टाइम पढ़ी थी हमने। सेल क्या होती है, बायर साइकोलॉजी क्या है, याद है? सुना सुना था। चलिए, कौन एक्सप्लेन करेगा? हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन? हाउ टू मैनेज द कैलेंडर। अच्छा, ये सुकुमार ने लिया होगा। ओके। मार्केटिंग में क्या क्या पूरा हो गया है आप लोगों का? लीड जनरेशन तक पहुंचे हैं आप लोग? चलिए, मैं अनम्यूट करता हूँ, कोई मुझे बताए। चलो ऋतु, तुम ही बताओ। तुमने ही लिखा है सोशल मीडिया क्लास के बारे में, तो क्या क्या या मीडिया क्लास में पूरा हुआ है? और अभी तो आई थिंक हाउ टू मैनेज द पेज एंड रेस्ट अबाउट सेटिंग द कैलेंडर एंड एडिंग द अदर इन आईडीज लाइक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप टू द पेजेस एंड ऑल। एंड यही चीजें हुई हैं। अभी अभी तो लीड तक हम लोग पहुंचे नहीं है, हाउ टू जनरेट द लीड्स एंड ऑल। वी वर प्रैक्टिसिंग अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक कैसे उसको जनरेट करना है और चीजों को। टारगेटिंग टारगेटिंग पे बात हुई है। टारगेटिंग अबाउट, हाँ मतलब ऑडियंस कैसे सुकुमार सर बनाते है, हाँ टू हैड टोल्ड हैं? अबाउट लाइक आपकी अ, जो ऑडियंस, सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे मैनेज कर सकते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, बाकी सारी चीजें, वो सब चीजें उन्होंने बताया था। यस, वी आर प्रैक्टिसिंग अबाउट। ऑडियंस बनाना सिखाया ना उसने कि ऑडियंस इंसाइट में जाके कैसे इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, यस कीवर्ड्स यस यस सेलेक्ट यस करते यस, ही हैड टोल्ड अबाउट ऑल दिस काइंड हैं। ऑफ थिंग्स लाइक मीटर मेटा। आता है, बाजू में मीटर आता है, वो बताता रहता है हाँ हाँ, यस slow यस है या या नैरो बहुत ज्यादा। ठीक है। यस यस, डाउनफॉल है या अपवर्ड जा रहा है, यस एवरीथिंग। गुड, यस। गुड, गुड। हाँ, तो बस ये हो गया तो मतलब अगली क्लास में आपको लीड जनरेशन ही आएगा। ऑडियंस अगर आ गई है, इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट इज लीड जनरेशन ओनली। यप। गुड, गुड। तो हो रहा है, वो कर रहे हो प्रैक्टिस? थोड़ा सा हाँ। डिफिकल्ट लगता है, वो यस। डिस्कम्फर्टिंग लगता है थोड़ा सा, जो टेक्नोलॉजी से पूरा टेक्नोलॉजी से, यस यस, अभी अवेयर नहीं होते हैं बिकॉज उन्हें। यस, लेकिन फॉर प्रैक्टिस, अ लॉन्ग टाइम, यस वी वर नॉट देयर इन द प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस करोगे तो सब बिल्कुल इजी लगेगा। शुरू शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो देन इट विल लुक इजी, फिर इजी लगने लगेगा। हाँ, देन ट्रू मगर ट्रू। मेक श्योर करें कि इसमें ये ऐसी चीज होती है सोशल मीडिया की, जब आप बंदा जब कर रहा है ना तो ऐसा लगता है कि सब आ गया मुझे। हाँ, फिर जब खुद बट जाके करोगे, क्योंकि उसमें कई बार डैशबोर्ड की कस्टमाइज होती है। आपका डैशबोर्ड अलग तरीके से दिखता है, क्योंकि फेसबुक रोज कुछ ना कुछ डैशबोर्ड में चेंजेस करता रहता है। तो ओके। आपकी टीम हो सकता है अलग दिखती हो, स्क्रीन पे अलग दिखता हो, तो आपको एड मैनेजर यहाँ पे राइट में बता रहा हो सकता है आपके स्क्रॉल डाउन करके आता हो। तो वो सब चीजें जो डैशबोर्ड के साथ फेमिलियरिटी है, हम्म वो जितनी बार आप डैशबोर्ड खोलेंगे, फेसबुक के एड मैनेजर में जाएंगे, चीजें देखेंगे, उतना हम्म ज्यादा बढ़िया फेमिलियरिटी आपको मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि इट विल बी इजी फॉर यू। या, टेक टाइम, इट विल टेक टाइम आई थिंक। या, मगर प्रैक्टिस, इट विल नॉट टेक टाइम, इट विल टेक प्रैक्टिस। प्रैक्टिसेस, यस। या, ठीक है, ट्रू हाँ। ट्रू, इट विल यस। टेक प्रैक्टिसेस, यस। गुड। तो आगे बढ़ जाएं आज।
किसी को अभी तक का कुछ सवाल है तो बताएं मुझे। आज हम बात करेंगे सेल्स पे ही बात करेंगे, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी होती है और 1-to-1 में सेल कैसे होती है। जब आप क्लोज ग्रुप एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी से सेल के लिए, तब क्या करना है, आज उस पर थोड़ा बात करेंगे। सर मैं पूछूं एक क्वेश्चन? हाँ पूछो। सर आपने जो लास्ट टाइम वेबिनार का बताया था ना, उसमें एक स्लाइड में मैं बनाने के लिए सोच रही थी, बट थोड़ा अटक गई हूँ आपका स्लाइड पे। मैं वो पूछूं एक बार? हाँ पूछो। ये स्लाइड है, इसमें जैसे आपने वेट लॉस का एग्जांपल दिया है ना, लाइक हाउ टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम विद स्पेसिफिक टाइम विदाउट डूइंग व्हाट यू हेट। ठीक है, हाँ, तो सर इसमें मेंटल हेल्थ में हम टाइम कैसे दे सकते हैं? तो मत दीजिए टाइम, आपकी वो एक एग्जाम्पल है बस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब में टाइम आप दे सकेंगे, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव टाइम। एंड जहाँ पे टाइम लगता है आप टाइम दे दें, जहाँ पे लगता है कि टाइम नहीं है वहाँ पे मत दें। एंड विदाउट हेटिंग मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं जो आप हेट नहीं करते हो? हाँ मतलब नहीं, किसी को वेट लूज करना है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करनी है तो विदाउट डूइंग एक्सरसाइज, हाँ, राइट। और वेट लूज करना है मगर डाइट नहीं चाहिए, विदाउट डूइंग डाइट। यहाँ पे लिख दो विदाउट डूइंग योगा और विदाउट गोइंग फॉर अ वॉक और विदाउट टेकिंग मेडिसिन। किसी को विदाउट नहीं टेकिंग। जाना है तो मेडिसिन लिख दीजिए यहाँ पे कि बिना मेडिसिन के कैसे अपने आप को हील करें होलिस्टिक मेथड से, राइट। विदाउट फॉलोइंग कॉम्प्लिकेटेड डाइट रूटीन्स, इस तरीके का कुछ आप लिख सकते हैं, राइट। ओके। हाँ तो चलें आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सेल कब होती है। सेल होती है व्हेन द परसीव्ड वैल्यू एक्सीड्स द प्राइस। मैंने गौर करके बोला था इट इज अबाउट द परसीव्ड वैल्यू, राइट। जैसे आप किसी चीज की परसीव्ड वैल्यू को बढ़ा देंगे, प्राइस छोटी लगने लगेगी और इंसान बाइंग डिसीजन लेगा, ठीक है। सपोज मैं आपके पास आता हूँ और आकर के कहता हूँ कि जी ये एक शहद की डिब्बी लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अंदर ये लगभग 500 ml का शहद है और ये 500 ml का जो शहद है, ये शहद आपको $1000 में मिलेगा। 70,000 रुपए की है ये इतनी सी शीशी शहद की। आप कहेंगे पागल तो नहीं हो गए, इतने में एक बाइक आ जाती है। ऐसा क्या इस शहद के अंदर है जो आप कहते हैं कि 70,000 रुपए इसकी प्राइस। और सडनली you will there will be resistance, suddenly there will be thing in your mind this is overpriced, मतलब ये क्या बात हुई, राइट। सडनली प्राइस और ये जो चीज मिल रही है इन दोनों में क्लियर कट दिमाग में आ गया है कि द परसीव्ड वैल्यू इज वेरी लो एंड प्राइस इज वेरी हाई, राइट। लेकिन अब अगर मैं बोलूं, अब देखो मैं इसकी परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज करूंगा आपके लिए, ठीक है, कि ये जो शहद निकाला जाता है ये हिमालय में मिलने वाले कुछ स्पेसिफिक फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर्स के अर्क से ये निकलता है। ये जो फ्लावर्स हैं ये हिमालय की बहुत ही डेंजरस जगहों में पाए जाते हैं और साल में सिर्फ 2 महीने के लिए वहां पे ये ब्लॉसम करते हैं। उसी टाइम पे इन फ्लावर्स को कैच करना पड़ता है, पिक करना पड़ता है। इन फ्लावर्स को पिक करना पड़ता है और ये जो इतनी सी बोतल बनानी है, इस बोतल को बनाने के लिए लगभग लगभग 10,000 से 15,000 फ्लावर्स का अर्क निकलता है, तब जाकर के इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हनी की बोतल निकलती है। अभी बोले, अभी जस्टिफाइड लग रही नहीं लग रही है वैल्यू? चेंज हुई नहीं आपकी परसीव वैल्यू। अब इसमें मैं ये और बोल दूं कि इसके जो आप रेगुलर शहद लेते हैं, ठीक है, अगर आपको दूध में डालना है किसी में डालना, आपको 1 चम्मच लगती है। इसमें आप सिर्फ 2 ड्रॉप भी डाल देंगे तो इसके अंदर वो हीलिंग इफेक्ट है कि आपने अगर दूध में 2 ड्रॉप भी डाली तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगी, जिसकी वजह से आप बीमारियों से रहित जीवन जीने लगेंगे
ना सिर्फ ये, आपकी जो हीलिंग पावर है अंदर से शरीर की, वो हीलिंग पावर भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि उनके डायबिटीज के इश्यू, बीपी के इश्यूज, ऐसे कई इश्यूज हैं जो इससे रुकते हुए नजर आए हैं। ये बहुत रेयर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इतना आसान नहीं है इस बोतल तक पहुंचना। अभी बताएं कितने लोगों को परसीव्ड वैल्यू में शिफ्ट नजर आया? पहले जो आप इस बोतल के बारे में सोच रहे थे और अब जो आप इसके बारे में सोच रहे थे, डिफरेंस है कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड वैल्यू बिल्डिंग। तो आप शहद की बोतल बेचेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? इस शहद की बोतल की अराउंड कहानी क्या है, उस कहानी को बेचेंगे तो वैल्यू बनेगी। क्लियर? आप देखें ना, एक एंटीक कार्स जो होती हैं, आप देखें 8-8 करोड़ की एक एंटीक कार मिलती है, कोई पुरानी रोल्स रॉयस, जिसको आप चला भी नहीं पाएंगे, लेकिन 8 करोड़ की, 10 करोड़ की, भाई के चित्तौड़ के ये वाले राजा हुआ करते थे, इन राजा के इन बेटों के पास में ये पहली थी। और ऐसी दुनिया में सिर्फ 2 रोल्स रॉयस बनी थी, और 2 ही ऐसे दुनिया में पीस हैं। एक जो है कोई ब्रिटिश के कोई राजा है उनके पास में है, और दूसरे हमारे इस राजा के पास में है, और आज इस ऑक्शन में हम ला करके खड़ी कर रहे हैं। और शुरुआत है 8 करोड़। लोग 8 करोड़ में खरीदेंगे उसे, लोग खरीदते हैं। आप उदयपुर के सिटी पैलेस में जाएं, महाराजा उदय सिंह जी की जो पूरी गाड़ियों का कलेक्शन है, वो देखने की टिकट लगती है, लोग वहां जाकर के टिकट में देखते हैं गाड़ियां। ऐसी गाड़ियां जो बंद पड़ी हैं, जिन्हें आप चला भी नहीं सकते, ठीक है? तो टिकट किस चीज का दे रहे हैं आप? जब आप म्यूजियम में जाते हैं, टिकट दे करके इन पुरानी चीजों को देखने जाते हैं, उनकी यूटिलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ परसीव्ड वैल्यू है कि मैंने पूरे विश्व में 2 कारें बनी थी, इसमें एक मेरे पास में है, ये ले 8 करोड़ रुपए। सचिन तेंदुलकर ने एक बार अपना बैट एक फंड रेजर के लिए ऑक्शन किया था, ठीक है? जो बैट मुश्किल से 20,000 में बन जाता होगा, वो बैट 8.5 लाख रुपए में बिका था, जस्ट बिकॉज सचिन ने किसी गेम में उस बैट से सेंचुरी मारी थी और उसका सिग्नेचर था। ठीक है? रेगुलर फरारी 3 करोड़ 4 करोड़ की आती है, लेकिन जो सचिन को फरारी गिफ्ट में मिली थी, जब वो उसने सूरत के एक डायमंड मर्चेंट को बेची थी, तो उसने 2 करोड़ एक्स्ट्रा लिए थे, जस्ट बिकॉज वो सचिन की गाड़ी थी, इसलिए कहानी बिकती है। उस परसीव्ड वैल्यू के अराउंड स्टोरी क्या है? तो आप रेगुलरली देखते हैं ऐसी चीजें कि किसी चीज के अराउंड एक कहानी है, तो आप देखते हैं कि उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ी हुई सी लगती है। डन? तो कई बार अगर ऑब्जेक्शन मनी का है, 99% ऑफ द टाइम जब क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास में पैसे नहीं है, बेसिकली वो आपसे ये कह रहा है दैट यू हैव नॉट बिल्ट इनफ वैल्यू। ठीक है? तो कभी भी कोई कहे आई डोंट हैव मनी, डोंट लिसन इट एज आई डोंट हैव मनी। द पर्सन इज सेइंग यू हैव नॉट बिल्ट इनफ वैल्यू। ठीक है? नाउ थिंक ऑफ अ वे टू बिल्ड वैल्यू। मे बी आपने राइट बेनिफिट्स नहीं बताए हैं प्रोडक्ट के, राइट स्टोरी नहीं बताई है प्रोडक्ट की, समवेयर यू हैव लैक्ड इन क्रिएटिंग वैल्यू। ठीक है? तो देखें कि सेल करते समय एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी आपको बताया था कि सेलिंग इज बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ स्टेट, राइट? इमोशनल स्टेट्स का ट्रांसफर है कि while selling, if you are in doubt you will transfer doubt, if you are in a state of certainty। सेल के लिए हमेशा एक सर्टेनिटी की स्टेट चाहिए। अनसर्टेनिटी में कोई नहीं खरीदता, अनिश्चितता में कोई बाइंग डिसीजन नहीं लेता है। देयर हैज टू बी सर्टेनिटी, निश्चितता पैदा करनी होती है, तब बंदा खरीदता है।
अब प्रॉब्लम क्या आती है ज्यादातर लोगों के साथ में, जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतों को समझिए आप, कि ज्यादातर लोगों की दिक्कत है कि सेल करते समय जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे सेल आती है या फिर ऑब्जेक्शन आता है, डिलीवरेबल्स वगैरह भी अच्छे से बता दिए, पैसा भी अच्छे से बता दिया, ये सेलिंग तक बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन जैसे ही सामने वाला कहता है आई डोंट हैव मनी, आई विल थिंक अबाउट इट, आई आस्क माई स्पाउस, जैसे ही ऑब्जेक्शन आता है ये इंसान एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाता है। यस और नो? तब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्शन आया इसकी स्टेट बदल जाती है। ज्यादातर लोग ऑब्जेक्शन जब आता है, एक सेल में जब ऑब्जेक्शन आता है तो कुछ अनरिसोर्सफुल स्टेट्स में जाते हैं। क्या लगता है कौन सी है वो अनरिसोर्सफुल स्टेट जिसमें इंसान जाता है? कि आप सब कुछ सही बता रहे थे, फिर एंड में जैसे ही आपने प्राइस बताई और बंदे ने ऑब्जेक्शन आपके सामने रखा कि यार ये तो एक्सपेंसिव है, मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा, आई थिंक मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, आई थिंक मुझे घर पे बात करनी पड़ेगी, परिवार वालों से बात करनी पड़ेगी, आई विल गेट बैक टू यू, अभी लगता है मेरे पास में इनफ टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। तो जैसे ही आपका क्लाइंट जब ये लेकर के आएगा ऑब्जेक्शन, और आप देखें कि हमने पहले ही देखा कि लगभग 3 से 5% मार्केट ही इम्पल्सिव बायर है, बाकी सब तो ऑब्जेक्शन लेकर के आएंगे। तो जो रियल बिजनेस क्रिएट होगा वो सीधी सेल से नहीं होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से होगा। और समहाउ आपका प्रोडक्ट खरीदते समय ही उसको प्रॉब्लम है, राइट? ऐसे वो कोई काम घर पे पूछ के नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्ट खरीदने की बारी आएगी, वो अपनी मम्मी से पूछना चाहता है, अपने पिताजी से पूछना चाहता है, पत्नी से पूछना चाहता है, पति से पूछना चाहते हैं, अंकल से पूछना चाहते हैं, रिश्तेदारों से पूछना चाहते हैं, घर में कुत्ता पाल रखा है उसकी भी परमिशन लेनी है, सबसे परमिशन लेना चाहता है वो सडनली। जब आप बहुत काम कर लेंगे तब आपको ये फीलिंग्स आएंगे, ठीक है? समहाउ आपका प्रोडक्ट लेते समय वो आज्ञाकारी श्रवण कुमार बन चुका है, पत्नी व्रता पतिव्रता बन चुका है। यही आदमी दोस्तों के साथ जब शराब पीता है किसी को भनक तक नहीं लगने देता, ठीक है? लेकिन आपका प्रोडक्ट खरीदते समय इसको पूरा बिगुल बजाना है कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, राय लेनी चाहिए, तब जाकर के ये आपके प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले, राइट? तो अब जैसे ही ऑब्जेक्शंस आते हैं तो जो सेलर है वो कुछ अनरिसोर्सफुल स्टेट्स में जाता है। मुझे बताएं जरा कि क्या अनरिसोर्सफुल स्टेट्स लगती हैं आपको, कि किन किन अनरिसोर्सफुल स्टेट्स में एक सेलर जाता होगा? चैट बॉक्स में लिखें। कंफ्यूजन, ब्लैंक, नेगेटिव। आप लोग चैट धीरे लिखते हैं या मेरे को आती नहीं है आपकी चैट, क्या बात है ये? मोरल डाउन हो जाता है, इफ दिस प्रोडक्ट रियली वर्थ फॉर मी अमाउंट ऑफ मनी दैट आई पे। डाउटफुल हो जाता है। सेलर की बात है, सेलर क्या फील करता है? feels like enough है their wish if they want to purchase. It's quite difficult for him to take decision. तो देखें जरा कि जो जनरल अनरिसोर्सफुल स्टेट्स हैं वो क्या होती हैं जैसे ऑब्जेक्शन सामने आता है, ठीक है? ये कुछ अनरिसोर्सफुल स्टेट्स हैं। व्हेनेवर यू फेस ऑब्जेक्शन, लोग एंग्शियस हो जाते हैं, कुछ लोग होंगे जो एंग्शियसनेस से रिएक्ट करेंगे, कुछ डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मन में कहते हैं एक और गया क्लाइंट, पूरे हफ्ते में वैसे ही कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था और ये एक और चला गया, हाथ से ईएमआई भी भरनी थी और ये भी क्लाइंट गया हाथ से। डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, कुछ डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे, नहीं नहीं एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, आप बताएं एक्सपेंसिव अगर आपको लग रहा है तो कुछ कम कर लेते हैं, इसमें क्या हो गया, डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है?
समय नहीं है तो आप बताइए, मैं आपके समय के हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा, आप बताएं। ठीक है, तो ये बड़ा डिफेंसिव सा हो जाता है, डिफेंड करने लगता है, कुछ अग्रेसिव हो जाता है। बोले जी नहीं, ऐसे कैसे आप प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव तो मन की बात है बस। कुछ अग्रेसिवली हो जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, कुछ प्रेशर महसूस करते हैं, कुछ ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या करें, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। कुछ को आउट ऑफ सिलेबस फीलिंग आती है, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या करना है, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, रैंडम चीजें करने लगते हैं। और कुछ लोग जब ज्यादा ऑब्जेक्शन फेस करते हैं तो खुद पे ही डाउट करने लगते हैं, खुद से ही भरोसा, सही तो डिसीजन लिया था ना मैंने। कुछ लोग खुद पे ही डाउट करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों का जो बिलीफ है, देयर बिलीफ इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ द रिजल्ट दे आर गेटिंग। एक सेल क्लोज हो जाए तो उन्हें लगता है कि बस अब अगला एलेक्जेंडर में ही हूँ, ये दुनिया में ही जीतने वाला हूँ, सिकंदर में ही हूँ। ठीक है, फिर 4 लोगों ने मना कर दिया अगर, ठीक है, तो फिर ये इनका मूड खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल एक साइनोसॉइडल वेव की तरह इनका मोटिवेशन चलता है, इनका बिलीफ सिस्टम चलता है, क्योंकि देयर बिलीफ इज फंक्शन ऑफ रिजल्ट। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं सेल्स की दुनिया में या अपने करियर में, किसी भी करियर में जहां आप खुद से करियर बिल्ड कर रहे हैं, अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, तो ध्यान रखें, योर बिलीफ शुड नॉट बी फंक्शन ऑफ योर रिजल्ट्स। आपके बिलीफ आपके रिजल्ट के फंक्शन नहीं होने चाहिए। बचपन में पढ़े हैं ना फंक्शंस। आपने पढ़े होंगे दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, का मतलब होता है कि अगर एक्स में चेंज लाओगे तो वाई बदल जाएगा। तो ज्यादातर लोगों के लिए एफ ऑफ रिजल्ट इज इक्वल टू बिलीफ होता है। तो इसे क्या बोलेंगे, देयर बिलीफ इज बेसिकली फंक्शन ऑफ देयर रिजल्ट। इफ द रिजल्ट आर गोइंग अप, देयर बिलीफ विल गो अप, इफ द रिजल्ट इज गोइंग डाउन, देयर बिलीफ विल गो डाउन। बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को अप्रोच करने का ये तरीका सही नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, फंक्शन ऑफ ड्रीम, आपका बिलीफ आपके ड्रीम, आपके विजन और आपके पर्पस का फंक्शन होना चाहिए, जो कि अडिग है। रिजल्ट ऊपर नीचे होते जाएंगे, ठीक है, रिजल्ट अप डाउन होते हैं तो होने दीजिए, लेकिन आपका बिलीफ अप डाउन नहीं होना चाहिए। It should remain a function of your vision, because vision is constant, purpose is constant, mission is constant. So that's why you will see that your belief will also be constant. मगर ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मैं आपसे कहूँ, किसी भी फील्ड में 100 लोग अगर शुरू करते हैं तो पहले 90 डेज में 90% लोग क्विट कर देते हैं। चाहे वो वेट लॉस की बात हो, चाहे वो करियर बिल्ड करने की बात हो, चाहे वो स्टार्टअप बनाने की बात हो, मैक्सिमम लोग 3 से 6 महीने में दे क्विट। व्हाई? बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड बाय द फैसिनेटिंग लाइफ, बट जब वो हार्डशिप्स देखते हैं, जब वो रिजेक्शंस देखते हैं, जब वो ऑब्जेक्शंस देखते हैं, तो उन ऑब्जेक्शंस की वजह से, उन खराब रिजल्ट्स की वजह से उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो कंप्लीटली टूट जाता है। और जो लोग लंबा चलते हैं, कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, उनका जो बिलीफ है वो बिल्कुल अडिग रहता है, बिल्कुल अंगद के पैर की तरह जमा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बिलीफ को अपने विजन से जोड़ के रखते हैं, अपने वाई से जोड़ के रखते हैं, किसी रिजल्ट से जोड़ के नहीं रखते। ठीक है, आप काम करते रहेंगे तो सेल तो आनी है, बिजनेस तो ग्रो करना ही है। अगर राइट मेथड्स लगा रहे हैं, राइट स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, तो वो ग्रो ही करेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं, फियर, डाउट, कंफ्यूजन, ब्लैंक, अग्रेशन, डिफेंसिव, ये सब अनरिसोर्सफुल स्टेट्स हैं। और अनरिसोर्सफुल स्टेट्स क्या होती हैं? ये वो स्टेट्स हैं जब बंदा इन मेंटल स्टेट्स में जाता है तो अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनर रिसोर्सेज से कनेक्शन लूज कर देता है। यू लूज कनेक्शन विथ योर इनर रिसोर्सेज। सो व्हेनेवर यू आर इन अनरिसोर्सफुल स्टेट, यू विल लूज कनेक्शन। आप कनेक्शन लूज कर देंगे अपने रिसोर्सेज के साथ में। क्या रिसोर्सेज? आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज, कोई और स्किल आपके अंदर है, कोई कोई इंफॉर्मेशन पड़ी थी जो यूज हो सकती थी उस मोमेंट पे, लेकिन वो आएगी नहीं। और फिर जब आप शांति से बैठ करके सोचेंगे, अरे यार इसका जवाब तो ये दे सकता था,
यहाँ पे तो ये दे सकता था, वहां पे तो ये कर सकता था, मगर वो आएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप एक इस प्रकार के अमीर व्यक्ति होंगे जिसकी तिजोरी में सोना पड़ा है, पैसा पड़ा है, धन पड़ा है, लेकिन तिजोरी का ताला लगा करके एक चाबी भूल गए कहीं पे, तो टेक्निकली तो अमीर है लेकिन यूज कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रेटेजी, प्रोसेस, ये सब बदल सकते हैं, बिलीफ नहीं बदलने का जरूरी। बिलीफ इन योर विजन। ओके, आपके विजन में बिलीफ कि आप सफल होंगे, इसमें आपका जो बिलीफ है वो नहीं बदलना चाहिए। स्ट्रैटेजी तो बदलनी ही पड़ेगी। अगर कोई चीज आप काम कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू टेक योर फेलियर एज अ फीडबैक। एनएलपी में फेलियर को फीडबैक कहा जाता है कि फेलियर एक फीडबैक लूप है, राइट। फेलियर आपको फीडबैक देती है कि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट से कितने दूर हैं, एंड इस फीडबैक के बेसिस पे ही आप ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप करेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू डोंट गेट अ फीडबैक, यू कैन नॉट करेक्ट योरसेल्फ। डन। तो हमें चाहिए कि हम इन स्टेट से बचें। अगर हम इन स्टेट से नहीं बचेंगे तो सेल आपके बस की कभी नहीं रह पाएगी। तो इन स्टेट से बचे कैसे, क्या किया जाए इन स्टेट से बचने के लिए, वो जरा समझते हैं। स्टेट कहाँ से बनती है, पहले तो ये देखें। फ्रॉम वेयर यू क्रिएट स्टेट, बताएंगे मुझे कहाँ से बनती है स्टेट? हाउ टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन? ओके, 50% देखें, फिफ्टी फाइव परसेंट जो इन्फ्लुएंस आता है वो आता है फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी मतलब योर बॉडी लैंग्वेज, यानी कि योर पोस्चर्स। 38% आता है आपकी टोनैलिटी से। 7% आता है आपके वर्ड्स, जो शब्द यूज करते हैं आप उनसे। So, जब भी आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें बड़ा कम्युनिकेशन पैदा होता है आपकी फिजियोलॉजी से। 38% टोनैलिटी से, 7% किस प्रकार के शब्द आपने यूज किए। अगर आप ऑनलाइन सिचुएशन में हैं तो पूरा कम्युनिकेशन टोनैलिटी और शब्दों से होगा। अगर आप किताब लिख रहे हैं तो पूरा 100% शब्दों से होगा। ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपके शब्द ही पूरी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन ज्यादातर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप तीनों अगर इन्वॉल्व हैं तो यहाँ से इन्फ्लुएंस पैदा होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपकी स्टेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो तीन बहुत, किसी भी सेल प्रोसेस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर, ठीक है, आपका पोस्चर। वर्ड्स एंड टोन। टोन कहाँ से आती है?
टोन आती है आपके इमोशन से. Tone comes from your emotion. And from where emotions are coming? Emotions come from meaning. इमोशन कहाँ से आता है? मीनिंग से आता है. किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को या शब्द को या किसी कम्युनिकेशन को आप क्या मीनिंग दे रहे हैं, वो मीनिंग तय करता है कि आप किस प्रकार का इमोशन या फिर किस प्रकार की स्टेट को एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है. तो ऑब्जेक्शन के टाइम पे अनरिसोर्सफुल या नेगेटिव स्टेट्स आने का सबसे बड़ा रीजन है व्हाट मीनिंग यू आर अटैचिंग विथ ऑब्जेक्शंस. व्हेन ऑब्जेक्शंस कम इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन रिजेक्शंस कम इन फ्रंट ऑफ यू, आप किस लेंस से उसे देखते हैं और आप उसको क्या मीनिंग अटैच करते हैं. अभी मैं अगर आपको चाइनीज में गालियां दे दूं, ठीक है, तो कितनी ही गालियां दे दूं, आप बस ब्लैंक होकर के देखेंगे क्या बोल रहे हैं कोई, और अगर मुस्कुराते मुस्कुराते दे दूं तो आप कहेंगे जरूर कुछ भाई साहब ने बढ़िया ही बोला होगा, कुछ मीठा ही बोला होगा. क्योंकि मीनिंग नहीं पता चल रहा, इसलिए आप स्टेट पता नहीं लगा सकते कि स्टेट क्या बनेगी आपकी. ठीक है. यही जैसे ही मीनिंग पता लगेगा तब आपको अरे ये क्या बोल गए हमें, फिर आपका ईगो हर्ट हो सकता है, फिर आप 50 चीजें हो सकती है, फिर आपकी फिजियोलॉजी आ सकती है, बहुत कुछ आपके अंदर से इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा हो सकता है. ठीक है. सो इमोशन पैदा होने के लिए सिचुएशन को मीनिंग देना जरूरी है. जब तक आप मीनिंग नहीं देंगे तब तक इमोशन पैदा नहीं हो सकता है. ठीक है. तो ऑब्जेक्शंस आने पे ये जो लोग अनरिसोर्सफुल स्टेट में जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है मीनिंग. अगर हम मीनिंग बदल दें तो स्टेट बदल जाएगी. मुझे बताएं व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्शन व्हेन समबडी ऑब्जेक्ट. जब कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है आपका प्रोडक्ट ज्वाइन करने के लिए, जी आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जी टाइम नहीं है, किसी से पूछ के बताता हूँ, सोचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा. वो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन समबडी ऑब्जेक्टिंग टू बाय योर प्रोडक्ट? व्हाट डज इट मीन? मुझे जो आपको लगता है वो चैट बॉक्स में बताएं. मे बी ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. बात को समझता नहीं है. क्या नहीं समझ पा रहा है? समझ रहा नहीं है मेरे गोल है, टारगेट दे रखा है बॉस ने, वो टारगेट पूरा नहीं होगा, अरे घर की ईएमआई आने वाली है भाई, समझता क्यों नहीं है? ये नहीं समझ रहा. क्या नहीं समझ रहा? इग्नोरिंग. इग्नोर कर रहा है. आई एम लूजिंग सेल्स, कस्टमर टेक टाइम, वी हैव नॉट मेड हिम रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर हिम. ओके. और बताएं क्या मीनिंग आता है?